अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट कैसर दिलावर जदून और आज हमारी टीम मौजूद है लाल बंगला सनअब्दाल में। ये बंगला एक तारीखी बंगला है। यहाँ से बात करवाएंगे मुश्ताक चिश्ती साहब से, अल्ताफ़ हुसैन साहब से। इसके ऊपर जो कतबा अवेज़ा है वहाँ लिखा हुआ है 1896 वाला बंगला किस तरह बना, इसकी इमारत किसने बनवाई। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। जी वीवर्स, इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर अल्ताफ साहब हैं जो मुश्ताक चिश्ती साहब के छोटे भाई हैं। इनसे गपशप करेंगे कि ये लाल बंगला की तामीर कब की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर, आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं इसकी तामीर जो है वो 1896 यानी 19वीं सदी के आखिर में हुई। 20वीं सदी हमारे पास गुजरी और उसके बाद 21वीं सदी में है, तो इसको 30वीं सदी जा रही है। 130 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग की। तो अल्ताफ साहब, हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग को तामीर किसने किया। जी, हकीकत ये है कि हसन अब्दाल कभी तहसील हुआ करता था और वो ज़िला रावलपिंडी की तहसील था। उसके बाद जब अटक ज़िला बन गया यानी कैमलपुर जब ज़िला बना तो इसको तहसील का दर्जा इसका हटा दिया। अब दोबारा ये तहसील का दर्जा से मिला। तो ये तो हसन अब्दाल की हिस्ट्री है। और 19वीं सदी के आखिर में जब ये तहसील का दर्जा था तो यहाँ कोई अच्छी मुनासिब बिल्डिंग नहीं थी तहसील हेडक्वार्टर्स के लिए, तो ये बिल्डिंग उस वक्त बनाई गई। और ये जो बिल्डिंग है इसकी तामीर के लिए जो कारीगर थे वो बम्बे से आए थे और वो स्पेशल एक्सपर्ट थे क्योंकि इसकी आर्चेस जो हैं वो पॉइंटेड आर्चेस हैं। तो पॉइंटेड आर्चेस का भी मैं थोड़ा सा, चूँकि दिलचस्पी है मेरी तारीख से, तो पॉइंटेड आर्चेस जो हैं ये मुसलमानों की तामीर जो है वो है। इससे पहले रोमन जो थे उनकी आर्चेस राउंड आर्चेस होती थी। तो राउंड आर्च कहीं भी आपको नजर आए तो वो रोमन तामीर है। मुसलमान जब आए तो उन्होंने पॉइंटेड आर्च कर लिया। पॉइंटेड आर्च का ये कमाल है कि इसके ऊपर जितना भी लोड पड़ता है ये और स्ट्रांग होती है। तो इस बिल्डिंग की माशाल्लाह जितनी आर्चेज हैं सारी वो पॉइंटेड आर्चेज, और उस वक्त वो बम्बे से आए थे कारीगर। जी नाजरीन, ये एक तारीखी इमारत है। जिस तरह ये अल्ताफ साहब बता रहे हैं कि 130 साल कबल इस इमारत की बुनियाद रखी गई जब माजी में हसन अब्दाल तहसील था। तो अच्छा, ये कितने रकबे पर है? ये इस वक्त जो है ना ये तकरीबन 3 कनाल जगह है जी ये टोटल। वैसे तो हमारे पास ये ज़मीन जीटी रोड से है, लेकिन ये जो लाल बंगले के पास ये 3 कनाल।
आपने 130 साल से इस तारीखी विरसे को इतनी खूबसूरती से रखा हुआ है, आज भी वही तारीखी रंग इसमें नुमाया है, तो क्या हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाली जनरेशन में भी ये है कि वो इस लाल बंगले को कायम रखेंगे? जी इंशाल्लाह। इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट करने की बेसिक वजह जो यही थी कि मैंने देखा है कि यूरोप अमेरिका में पुराने जो विरसे हैं और पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको हमेशा मेंटेन रखा जाता है, और अगर उनको मेंटेन आपने नहीं किया, जैसे कि शाही मस्जिद को अगर आज हम मेंटेन नहीं करेंगे तो विरसा ख़त्म हो जाएगा। और हिस्ट्री जो है, मैं बच्चों को, नई नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें। क्यों? जिस शख्स को अपनी हिस्ट्री का नहीं पता उसकी मिसाल उस बच्चे की है कि जो यादाश्त खो बैठे। तो 130 साल से मसलन हसन अब्दाल की एक बिल्डिंग है जिसको हमने कोशिश की है कि इसको मेंटेन करें, और इतना हमने कर लिया कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी बच्चे जो है ना इसको मेंटेन रखेंगे। अच्छा, इसका मखसूस नाम की कोई वजह सामने आई है कि लाल बंगला, इसकी या कोई खास पत्थर इस्तेमाल किया गया है? जैसे लाल हवेली शेख रशीद साहब की बहुत मशहूर है। देखिए वो इस तरह है कि आप अल हमरा का आपने नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर नाम है। अल हमरा स्पेन में जो बिल्डिंग बनी थी उसमें चूंकि रेड स्टोन इस्तेमाल हुआ था तो अल हमरा उसका नाम। हमारे यहाँ चूंकि इतना रेड स्टोन नहीं इस्तेमाल होता बल्कि रेड ब्रिक्स इस्तेमाल होती है, कि कॉलेज में भी ये ब्रिक्स इस्तेमाल हुए, इस बिल्डिंग में भी। और इसकी दीवारें देखिए, ये 18 इंच की दीवारें हैं, यानी डबल इंच 9 इंच की 2 इंच लगी है। तो ये चूंकि रेड ब्रिक का था तो इस वजह से इसे लाल बंगले कहना शुरू हो गए। मतलब उसी हिसाब, जिस तरह अल हमरा कहा जाता है इसी तरह ये भी लाल बंगला है। अल्ताफ साहब, बिल्डिंग के मुतालिक कुछ बताएं, ये लाल बंगला के मुतालिक लोग जानना चाह रहे होंगे। अच्छा, जब इसकी देखिए हिस्ट्री की मैंने बात की है, अब मैं थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात करूंगा। ज्योग्राफिया क्या है इस बिल्डिंग का? हसन अब्दाल एक बहुत खूबसूरत वादी है, और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हसन अब्दाल के नाम से दुनिया में 3 शहर आबाद है, एक अफगानिस्तान में है और एक नॉर्थ ईरान में है और एक पाकिस्तान में है। क्योंकि बाबा हसन अब्दाल ये तीनों जगह में रहे तो ये भी एक खूबसूरत वादी में वो तशरीफ लाए। और ये जगह जो है जहाँ बंगला बना हुआ है, ये भी चारों तरफ आप देखें तो बागात हैं हमारे यहाँ लोकाट के, और लोकाट वो फल है कि जो कभी चाइना से आया था और पाकिस्तान में डेवलप हुआ। और लोकाट उस जगह होता है जहाँ पर चूने का पत्थर होता है, तो ये इसकी ज़रूरत है। तो ये मैंने लेबनान में देखा, वहाँ पर भी काफ़ी लोकाट होती है। तो अच्छा, इसकी जो बिल्डिंग की ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह रखी गई कि इसके अंदर भी अगर खड़े हों तो बाबा वली कंधारी सामने नजर आते हैं, बिल्कुल वो एक डायरेक्शन किसी तरह वो तय कर दी गई। तो वो एक प्लस पॉइंट है इसका। उसके अलावा ये है कि हमें हिस्ट्री से ये पता चला, बुजुर्गों ने बताया था कि एक माजूल बादशाह थे अफगानिस्तान के, जो यहाँ से उन्हें ले जाया गया तो वहाँ वो यहाँ रुके थे। और ये सेंटर में जो चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये सरू का दरख्त है, और ये टाइल जो है ये ट्यूनिस से मैं लाया हूँ।
ट्यूनिस में गया तो वहाँ पर सरू बहुत हैं, पॉपुलर है वहाँ पर। तो हमने कहा जी हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्हें सरू से इश्क था, तो हम ये टाइल वहाँ से ले आए और ये देखें कि ये सरू है और उसके साथ कुछ और भी पौधा जो है ना उसके ऊपर जा रहा है, जो कि फूलों का। और फिर मैंने ट्यूनिस में देखा कि वो सरू के ऊपर पौधा कौन सा है, तो वहाँ पर ये बोगनवेलिया ही नज़र आया मुझे कि ये है। अच्छा, उसके बाद ये जो कतबा है ना जी, भला गालिब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई गालिब नहीं है, ये वो स्लोगन है जिसने स्पेन में मुसलमानों की 700 साल हुकूमत कायम रखी। अभी भी स्पेन में अलहमरा में आप जाएं, जगह जगह ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई गालिब नहीं है, और मुसलमान यूरोप पे गालिब रहे उस वक्त। अभी भी अगर हम हिम्मत करें तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पे गालिब आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ पहलू में 2002 में मस्जिद दारुल सलाम की बुनियाद रखी गई, तो उस बारे में कुछ बताइएगा। जी, मस्जिद का जाहिर है कि जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ मस्जिद तो होनी ज़रूरी है। तो ये जब अल्लाह ताला ने हमें ये प्रॉपर्टी अता की तो मेरे भाई साहब ने अपने घर बनवा लिए और उसके साथ ही हमने फिर ये मस्जिद, ये जो तंजीम है दारुल सलाम अटक की तंजीम है, हमने उसके सपोर्ट किया क्योंकि मस्जिद बहरहाल इसने हमेशा रहना होता है और अल्लाह करे कि क़यामत तक ये कायम रहे। तो इस हवाले से फिर हमने ये जगह डोनेट की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और वो मस्जिद बन गई। साहब, आप कोई यूथ को पैगाम देना चाह रहे हो? मैं फिर वही कहूँगा कि चूँकि मेरा अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी है, हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और अगर हम अपनी हिस्ट्री, हमारे नौजवान अपनी हिस्ट्री पढ़ लें तो उन्हें महसूस होगा कि ये साइंस जो है, जो इस वक्त दुनिया को हैरान किए हुए है, इसको अगर प्रमोट किया गया तो वो मुसलमानों ने किया। ये वेस्ट अभी नज़र आती है कि साइंस सारी वेस्ट से आ रही है, जी इस वक्त ठीक है, लेकिन वेस्ट के पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो डार्क एजेस में थे। ये साइंस अगर रोमन ने शुरू की तो रोमन तो कब पे ख़त्म हो चुके, अगर ग्रीक्स ने शुरू की तो ग्रीक्स भी आप देखते हैं अलेक्जेंडर के वक्त थे, अगर क्रिश्चियन ने शुरू की तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी 570 साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये तो साइंस की जो तरक्की जितनी भी हुई है ये तो बगदाद से हुई है। बगदाद से जब मुसलमानों ने सारी दुनिया का नॉलेज इकट्ठा कर लिया और उसे अरेबिक लैंग्वेज में कर लिया तो वहाँ से फिर अलजबरा भी बना, वहाँ से ज्योमेट्री भी बनी, वहाँ से जितने साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त वो सारे हैं। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारी मिसाल वैसी ही होगी कि जैसे हमें अपना पता ही नहीं है हमारे माँ बाप कौन है, और जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं उनकी यही होती है। मैंने ये जितने भी सिलेबस है मेरे बच्चों ने ओ लेवल ए लेवल किया तो उनको मैंने देखा उनमें से वो जानबूझ के वो हिस्ट्री काटी जाती है कि जो हिस्ट्री हमारी ऐसी हिस्ट्री है कि जो दुनिया को हैरान कर देती है। गोल्डन एज ऑफ साइंस जो है, मैं गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की नहीं बात, गोल्डन एज ऑफ साइंस जो है वो ही थी जब बगदाद से उन्होंने मुसलमानों ने काम शुरू किया और यही वजह है। और आज भी मुसलमान बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ आपके हेड कॉलेज के डॉक्टर आब्दी साहब हैं, उन्होंने CMOS टेक्नोलॉजी की जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन बनना पॉसिबल हुआ। तो आज भी मुसलमान जो है ना वो साइंटिस्ट इसमें वर्क कर रहे हैं। और मैं तो यूथ को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वो तवज्जो दें, अपनी हिस्ट्री पढ़ें, अपने इस्लाम से जुड़ें जो हमारी बुनियाद है, और रेगुलर हो जाएं और इस्लाम की हकानियत को समझने की कोशिश करें, स्पिरिट को जानने की कोशिश करें कि अगर नमाज टाइम पे मुकर्रर है तो उसकी वजह यह है
कि मस्जिद आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आप 5 दफ़ा नमाज पढ़ने टाइम पे जाते हैं, तो आप ज़िंदगी में भी हर काम टाइम पे करें। मस्जिद में अगर सब सीधी होती है तो आपकी बाहर भी लाइन सीधी होनी चाहिए। ये वो एजुकेशन है कि जो मुसलमानों ने सारी दुनिया को सिखाई। आप मुसलमान आज इसको भूल गए। मुसलमान समझते हैं कि मस्जिद में मैं गया तो वहाँ सब ठीक है, बाहर जूते टेढ़े भी हो गए, कोई बात नहीं। तो ये मेरा पैगाम है कि हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना चाहिए ताकि हम दुनिया के लीडर बने। ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी डाली है और इंशाअल्लाह जिस तरफ हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ये करेंगे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ लाल बंगला के ऑनर्स हैं जो मोहम्मद मुश्ताक चिश्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अच्छा हुजूर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी से वक्त दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी टाइम अपना निकाल कर हमें ये एजाज़ बख्शा कि यहाँ हमारे घर तशरीफ़ लाए और ये हमारी जो घर की रौनकें बहाल की और इसे मुस्तहिद कर रहे हैं। आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं हसन अब्दाल की सतह पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उजागर कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मुश्ताक चिश्ती साहब एक दरवेश तबीयत इंसान हैं, बड़े अल्लाह लोक इंसान हैं। इनसे हम यूथ के लिए मैसेज लेंगे कि जो यूथ इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डूबी हुई है तो उसको किस तरह हम दीन इस्लाम की तरफ ला सकते हैं। मुश्ताक साहब, यूथ को जो हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रही है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये उनके लिए मैसेज यही है कि सबसे पहले यूथ का लिए मैसेज ये है कि वो अल्लाह रसूल का जो तल्लक है वो उसके पे जोर दें, अपनी ज़िंदगी उसके लिए गुजारें, अल्लाह और उसके रसूल से तल्लक पैदा करें। उसमें सबसे पहले वालिदैन की ताबेदारी, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन के साथ हमदर्दी, वालिदैन से अच्छा सलूक करना, ये बुनियादी चीज़ें हैं जिससे जो हमें दीन अपना सिखाता है और दीन हमें यही बताता है कि ये इब्तदा है। बच्चा जब पैदा होता है वालिदैन उनके साथ इतनी मेहनत करते हैं, जब वो बड़ा होता है तो वालिदैन की नाफरमानी उसे नहीं करनी चाहिए। मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब हजूर ख्वाजा रहमदीन सरकार के मुरीद थे। एक दफ़ा मेरे वालिद साहब उनके पास गए तो अर्ज़ की, सरकार के आपके पास यहाँ 40-50 बंदे हर वक्त काम में मशगूल रहते हैं, कोई लंगर पका रहा है, कोई बाहर ड्यूटी कर रहा है, कोई मेहमानों की खिदमत कर रहा है, तो मैं भी यहाँ आ जाऊं। तो सरकार ख्वाजा रहमदीन सरकार ने फरमाया कि बेटा आपके वालिदैन जिंदा हैं? मेरे वालिद साहब ने अर्ज़ की, जी सरकार जिंदा हैं। आपने फरमाया बेटा सबसे बड़ी फकीरी जो है अपने वालिदैन की खिदमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने फिर वो इसी एक चीज को पकड़ा है कि सारी जिंदगी उन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत की है। जी नाजरीन, मुश्ताक चिश्ती साहब की बात से ये बात वाज़िया हुई कि तसव्वुफ और फकीरी इन्हें विरासत में मिली है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों भाई साहिब किताब हैं। मुश्ताक चिश्ती साहब की किताब अब्दाल नगर का दूल्हा जो हजरत साईं ख्वाजा रहमदीन सरकार की शख्सियत पर लिखी गई है, और जो उनके छोटे भाई हैं इंजीनियर अल्ताफ साहब, उनकी नक्शे दवाम किताब आई है और दूसरी 2 कुतब ज़ेरे तबाहत हैं। जहाँ ये इमारत अपने अंदर एक बहुत बड़ा तारीखी विरसा रखती है, वहाँ ऐसी दरवेश तबीयत और सूफी हजरात ने भी यहाँ स्टे किया। मुश्ताक साहब से आप बात करते हैं। जी मुश्ताक साहब, यहाँ कौन कौन सी अजीम शख्सियात रही? जी, इस बिल्डिंग का तल्लक रूहानियत से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो लोग बुजुर्ग लोग आए हैं उनमें सबसे पहले हजूर ख्वाजा रहमदीन सरकार यहाँ तशरीफ लाए हैं इस बिल्डिंग में। उस वक्त यहाँ आबादी बहुत कम थी, ये बिल्डिंग एक थी, रोड से भी नज़र आती थी, कोई आबादी नज़दीक नहीं थी। तो हजूर ख्वाजा रहमदीन सरकार भी यहाँ कुछ टाइम आए हैं, तशरीफ लाए हैं। उसके बाद जब यहाँ पे साईं कल्लू बादशाह और पीर अनवर शाह साहब रोड पे चलते रहते थे, पीर अनवर शाह साहब अपने मुर्शद साईं कल्लू बादशाह को अपने कांधों पे उठाए रखते थे और चलते रहते थे। वो भी लुकाटों के दिनों में, जब लुकाट फल होता है उन दिनों में यहाँ आए हैं बाग में।
मेरे दादा जी ने उन्हें लुपाटें तोड़ कर दी हैं और उन्होंने खाई हैं, यहाँ बैठे हैं। उसके बाद हमारे कायद जनाब डॉक्टर तारुल कादरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। पूरा दिन यहाँ उन्होंने स्टे किया है। फिर यहाँ 2 नमाज़ें भी उन्होंने हमें पढ़ाई हैं। यहाँ नीचे चश्मे पे जाकर उन्होंने गुस्ल भी किया है। ये रूहानियत के पहलू से ये बिल्डिंग इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा यहाँ सुकून भी है, इसी वजह से कि लोग रूहानी लोगों की तवज्जो है इस बिल्डिंग पे, क्योंकि वो जहाँ भी अल्लाह वाले जाते हैं उनकी खुशबू वहाँ ज़रूर रहती है। चाहे वहाँ से कुछ चंद दिन भी रहें या चंद मिनट भी रहें, उनकी खुशबू वहाँ जरूर होती है। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने हमारे साथ देखा। लाल बंगला के मुतालिक हमने आपको डिटेल्स दी। 2 बुजुर्ग शख्सियात मुश्ताक चिश्ती साहब और हमारे इंजीनियर अल्ताफ साहब, जो न सिर्फ साहिब किताब है बल्कि रूहानियत और तसव्वुफ से गहरा शगफ रखते हैं। जिस तरह अल्ताफ साहब ने कहा कि तारीख और जोग्राफिया उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। कैमरामैन शहद सलीम के साथ कैसे दिलावर जदून, शनासा टीवी, हसन अब्दाल।